नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार आप सबों को रियल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बच्चे क्लास टेंथ के फिजिक्स में लेंस सूत्र लेकर के आए हैं। तो ये जो है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र हमेशा आता ही रहता है एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग बच्चे देखेंगे लेंस सूत्र, और लेंस सूत्र देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले उत्तल लेंस में देखेंगे। उत्तल लेंस में सवाल इस तरह से रहेगा कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी को डिनोट्स करते यू से प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। प्रतिबिंब दूरी को भी से और फोकस दूरी को बच्चे छोटी एफ से डिनोट्स करते हैं। फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें, मतलब यू भी और एफ में संबंध स्थापित करें। या आपसे सवाल दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। या तो डायरेक्ट इस प्रकार से पूछ देगा या इस प्रकार से लिख देगा। तो आपको समझना होगा यू भी एफ में जब संबंध स्थापित करना हो तो ये का मतलब यही सिद्ध करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से आज हम यहाँ पे इसको सिद्ध करेंगे कि उत्तल लेंस में कि इतना बराबर इतना होता कैसे है। और इस पर न्यूमेरिकल जो होता है एक आध को फिक्स होता है, न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस कहते किसको हैं? वैसे लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, वैसे लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। जो किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे कि जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए बच्चे, एल नाम के क्या बना लिए? उत्तल लेंस। एल नाम के एक उत्तल लेंस बना लिए और कर बाद यहाँ पे इसके प्रधान अक्ष लिख दिया एक्स डैश, जो भी नाम देना है दे सकते हैं आप। इसके बाद लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है और लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है। तो पहले मुख्य फोकस को यहाँ पे हम लोग F1 से डिनोट्स कर रहे हैं और पहले वक्रता केंद्र को 2F1 से डिनोट्स कर रहे हैं। तो F1 और 2F1 के बीच सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। वस्तु जहाँ पर भी स्थित रहेगा वहाँ से प्रकाश के 2 किरणें निकलेगा। किसी भी बिंब की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख की आवश्यकता होती है। किसी भी बिंब की प्रतिबिंब, बिंब माने वस्तु, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, उसकी फ़ोटो प्राप्त करने के लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एल नाम के उत्तल लेंस बनाएं। इस पर प्रधान अक्ष हमने खींचा। प्रधान अक्ष क्या होता है पीछे आपने पढ़े होंगे। इसके बाद लेंस में 2 आपका मुख्य फोकस होगा, जिसको पहला फोकस को प्रथम फोकस कहेंगे और पहला वक्रता केंद्र को प्रथम वक्रता केंद्र कहेंगे। पहला दूसरे फोकस को द्वितीय फोकस कहेंगे और दूसरे वक्रता केंद्र को द्वितीय वक्रता केंद्र कहेंगे। तो याद कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव में कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 2 फोकस होते हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो 2 वक्रता केंद्र होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रथम मुख्य फोकस ले लिए और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु हमने ले लिया। और यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगा, जहाँ भी वस्तु स्थित रहेगा वहाँ से प्रकाश की किरण सबसे पहले जो निकलेगा वह प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। वस्तु कहीं पर भी रखिए, सबसे पहले जो वस्तु वहाँ से जब सबसे पहले उस वस्तु से प्रकाश जो निकलेगा वो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। तो यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण को खींचेंगे और लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश से किरण जो होता है सबसे पहले मुख्य फोकस होकर के जाता है। तो ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया, ए हो गया द्वितीय मुख्य फोकस। वस्तु कहीं स्थित रहे, सबसे पहले वहाँ से प्रकाश की किरण निकल करके प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। लेंस से अपवर्तन के बाद वह मुख्य फोकस होकर गुजरेगा।
किसी भी बताएं कि किसी भी बिंब का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो किरण आरेख की आवश्यकता होती है। तो ये आपको समझना होगा कहाँ से खींचे किरण आरेख को कि उसका उस बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। एक हम लोग यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से किरण आरेख खींचेंगे। तो जब प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाता है तो बिना पथ से विचलित हुए वह सीधे निकल जाता है। यहाँ 2f2 होगा बच्चे। तो ऐसे डिस्टेंस जो होना चाहिए प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, अब समझना है आपको। आगे देखेंगे आप तो सबसे पहले लिखेंगे क्या बच्चे, लिखेंगे कि माना कि एल एक उत्तल लेंस है, एल एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष एक्स डैश पर ए बी एक वस्तु, यहाँ पे इसका नाम दे देंगे ए बी एक वस्तु स्थित है, ए बी एक वस्तु स्थित है जहाँ से दो किरणें गुजारी जाती है, जहाँ से दो किरणें गुजारी जाती है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बी डैश ए डैश 2f2 और अनंत के बीच प्राप्त होता है, 2f2 और अनंत के बीच प्राप्त होता है। फिर से सुन लेंगे आप लोग। माना कि एल एक उत्तल लेंस है, माना कि एल एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष एक्स डैश पर ए बी एक वस्तु इस प्रकार स्थित है कि जहाँ से दो किरणें गुजारी जाती है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बी डैश ए डैश 2f2 और अनंत के बीच प्राप्त होता है, 2f2 और अनंत के बीच प्राप्त होता है। इतनी बात को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे इसका नाम जहाँ से अपवर्तन हुआ उसका नाम देते हैं एम, कैपिटल एम लिखे चाहे स्मॉल एम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम लोग जहाँ से बनाना शुरू करते हैं परमान लिखते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पे बच्चे ए ओ बी एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ ए डैश ओ बी डैश भी एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इसको अगर इरर करेंगे, मिटारेंगे इसको मिटारेंगे आप, तो यहाँ पे एक क्या है बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो ए डैश ओ बी डैश भी एक त्रिभुज है और ए बी ओ भी एक त्रिभुज है। तो हमेशा दो त्रिभुज को लेकर के चलते हैं इस ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में चलेंगे। ए ओ बी में चल दिए, फिर यहाँ पे ए डैश ओ बी डैश में चल दिए। और हम लोग पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होती है। समानुपाती क्या होती है उसको आगे हम बताते हैं। यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो आप जानते हैं कि दर्पण के सामने आप जैसे खड़ा रहेंगे उसका प्रतिबिंब वैसे ही बनेगा। अगर दर्पण के सामने आप 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री एंगल से अगर खड़ा हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो 90 डिग्री के एंगल से बनेगा। आप जिस रूप में खड़ा रहेंगे दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब उसी रूप में बनेगा। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये जो वस्तु रखा हुआ है प्रधान अक्ष पर लंबवत रखा हुआ है, 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब भी जो बनेगा बच्चे वो 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा। और ये भी आप लोग पढ़े हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटता है तो उसका शीर्षा मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो ये आपको एक प्रधान अक्ष और एक किरण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका शीर्षा मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जिस कोण को दर्शाना होता है, जिस कोण को रिप्रेजेंट करना होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। बी ए ओ बराबर होगा ए डैश बी डैश ओ के क्या चीज़ से बराबर होगा, समकोण से बराबर होगा, 90 डिग्री से बराबर होगा।
और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, सम्मुख कोण का हो या शीर्षाभिमुख कोण का हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोण ए ओ बी जो होगा वो बराबर होगा किसका, ए डैश ओ बी डैश के। क्या चीज़ से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटता है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। जब दो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर हो जाए, यानी पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि वह दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। यानी यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप क्या चीज़ है, तो एंगल समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एंगल समरूपता से ये दोनों एंगल समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे त्रिभुज ए ओ बी जो होंगे समरूप होगा ए डैश ओ बी डैश के। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तब संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं या समानुपाती हो गई। संगत भुजाएं के मतलब क्या होता है कि इसमें अगर 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख भुजा नहीं ले रहे हैं तो इसमें भी 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख भुजा नहीं लेंगे। मतलब इसमें 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख भुजा जौन होगा, 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख भुजा अगर बी ओ है तो अगर 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख भुजा ए डैश ओ है तो इसका संगत ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख भुजा नहीं ले रहे हैं इसमें, तो इसमें भी नहीं लेंगे। यानी जौन कोण इसमें लेंगे, इस त्रिभुज में जौन कोण से चलेंगे वही कोण से इसमें चलेंगे। क्या दोनों कोण ये आपस में बराबर है तो इस कोण के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी, इस कोण के बराबर ये वाला कोण है तो इस कोण के सम्मुख भुजा कुछ हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर। यहाँ पे पहले त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर, पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के अगर बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। एक कोण जो होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इस कोण के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, इस कोण के सम्मुख भुजा होगा ओ ए। एक संगत ये कोण है तो इस कोण के सम्मुख भुजा हो जाएगा ओ बी डैश। इसको इक्वेशन आप 1 मान लेंगे। दोनों त्रिभुज में चल दिए बच्चे, दोनों को समरूप कर दें। उसके बाद संगत भुजाएं आपस में क्या करते, संगत भुजाएं किस समानुपाती होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होता था तो ये दोनों त्रिभुज के समरूप करके उनके संगत भुजाएं समानुपाती कर दिए। उसके बाद बच्चे हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एम ओ एफ टू एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे बी डैश एफ टू ए डैश भी एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग चलेंगे बच्चे त्रिभुज एम ओ एफ टू तथा त्रिभुज एफ टू कहो चाहे बी डैश एफ टू ए डैश कहो, कैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम ओ एफ टू बी डैश एफ टू ए भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज से चल रहे थे, दोनों त्रिभुज को सबसे पहले समरूप करेंगे। तो यहाँ पे एम ओ एफ टू में ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में ये वाला कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एम ओ एफ टू जो होगा वो बराबर होगा बी डैश एफ टू, सॉरी क्या लिख रहे हैं, एफ टू बी डैश ए डैश। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण 90 डिग्री से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और मैं अभी आप लोगों को बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटता है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो ए किरण और ए आपको प्रधान अक्ष दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। ए आपको रेखा एक दूसरे को काट रहा है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा यहाँ पे कि कोण एम एफ टू ओ बराबर होगा बी डैश एफ टू ए डैश के। सम्मुख कोण कहिए या शीर्षाभिमुख कोण कहिए, तो ये सम्मुख कोण से लिख देते हैं, सम्मुख कोण से।
ये सम्मुख कोण से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण, इस एक कोण और एक कोण आपस में बराबर हो गया। ये कोण इस त्रिभुज का, ये कोण इस त्रिभुज का है, एक कोण और एक कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो गए, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज एंगल समरूपता की कसौटी से समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल से त्रिभुज MOF2 जो होगा समरूप होगा त्रिभुज B'F2A' के। जब ये दोनों समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होगी। तो इस 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख भुजा अगर नहीं ले रहे हैं इसमें, तो एकरों में 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख भुजा नहीं लेंगे। इसमें इस कोण के सामने वाला भुजा ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, MO या OM। इसमें बताइए कि इस ई कोण के सम्मुख भुजा ये लिए, तो इसमें ई कोण इसके बराबर है, तो इस कोण के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, A' B'। इसमें शेष कोण कौन है, A है आपका। इस शेष कोण के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, इस शेष कोण के सम्मुख भुजा इस त्रिभुज में MOF2 में इस शेष कोण के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, OF2 हो जाएगा। बट्टा इसमें शेष कोण कौन बचा, इसमें शेष कोण बचा A। इस शेष कोण के सम्मुख भुजा हो जाएगा आपको क्या, F2 B' कहिए या B'F2 कहिए। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो A रेखा इसके समानांतर है और दो समानांतर रेखाओं के बीच दूरी हमेशा जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे जब दोनों ये रेखाएं समानांतर है तो AB के जितना ऊंचाई होगा, कहने का मतलब कि AB का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू आपका OM का होगा। तो यहाँ पे OM के बदले क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। AB बराबर क्या होगा, MO या OM। क्यों होगा, क्योंकि दोनों समानांतर एक दूसरे का है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होता है तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो OM के बदले आप AB भी लिख सकते हैं, क्या दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे OM की जगह पर AB लिख देंगे, तो AB बट्टा हो जाएगा A' B' बराबर OF2 बट्टा B'F2। इसको इक्वेशन मानेंगे बच्चे सेकंड। मैंने पहला इक्वेशन आप लोगों को क्या बताया, पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को AB बट्टा A' B' बराबर OA बट्टा OB'। ये आपका पहला इक्वेशन था। तो थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या देख रहे हैं कि दोनों का LHS आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का LHS जब बच्चे आपस में बराबर है तो उसका RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दो इक्वेशन का LHS बराबर होता है तो उसका RHS भी बराबर होता है। तो बच्चे हम लोग यहाँ से समीकरण 1 और 2 से चल देंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो दोनों का LHS बराबर था तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OA बट्टा OB' बराबर OF2 बट्टा B'F2 होगा। उसके बाद हम लोग चिन्ह परिपाटी से चलेंगे, चिन्ह परिपाटी से। दर्पण में आप लोग पढ़े होंगे कि जितना भी दूरी हम लोग मापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं, लेकिन लेंस में सभी दूरियां कहाँ से मापा जाता है, प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। प्रकाशीय केंद्र को डिनोट्स करते हैं O से, यानी O से मापा जाता है। लेकिन आप लोग को ये भी बात पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होता है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है। आपतित किरण क्या होता है, आपतित किरण की दिशा क्या होता है, आपतित किरण के विपरीत दिशा क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण अगर इधर से आ रहा है
अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा प्रकाश से किरण और राइट के ही ओर दूरी अगर माप रहे हैं तो दूरी धनात्मक होगा, लेकिन अगर उसके विपरीत माप रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और लेफ्ट की ओर ही माप रहे हैं तो दूरी ऋणात्मक माना जाएगा। तो ओ ए, आप ध्यान देंगे कि ओ ए, ये ओ जो है प्रकाशीय केंद्र है और ए जो है वस्तु है। तो यहाँ प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच के दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को डिनोट करते हैं यू से। तो यहाँ पे यू जो हो जाएगा माइनस में होगा, कैसे कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी को माप रहे हैं आप। किरण इधर से आ रहा था, इधर उल्टा माप रहे हैं आप, विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे ओ ए के वैल्यू जो हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा, और बट्टा ओ बी डैश प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को डिनोट करते हैं कोई से भी से। तो प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है, इधर माप रहे हैं, तो आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ओ बी डैश के बदले लिखेंगे भी बराबर ओ एफ टू। यहाँ पे फोकस है और ये प्रकाशीय केंद्र, तब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी को डिनोट करेंगे एफ से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बचे, उससे पहले थोड़ा सा आप देख लेंगे, ओ ए बट्टा ओ बी डैश बराबर ओ एफ टू बट्टा बी डैश एफ टू। बी डैश एफ टू के बदले आप बी डैश एफ टू के बदले आप इसको ऐसे ना लिख करके आप ये भी लिख सकते हैं ओ बी डैश, ए ओ बी डैश में से बड़ा दूरी में से इस छोटा वाला दूरी को घटा देंगे, ये बड़ा वाला दूरी में से ये छोटा वाला दूरी को अगर घटा देंगे तो क्या मिलेगा, हमें बी डैश एफ टू मिल जाएगा। तो बी डैश एफ टू को बी डैश एफ टू ना लिख करके ओ बी डैश में से आप ओ एफ टू को घटा दीजिए, ये बड़ा दूरी में से छोटा दूरी को घटा दीजिए, मिल जाएगा बी डैश एफ टू। इसको ऐसे ना लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पे चल दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा होगा, चिन्ह परिपाटी से ओ ए। तो बताइए ओ ए माइनस ई हो जाएगा, अभी बताएं, ओ बी डैश भी हो जाएगा, ओ एफ टू आपतित किरण की दिशा मापी जा रही दूरी तो हो जाएगा प्लस में एफ, और ओ बी डैश हो जाएगा भी माइनस ओ एफ टू हो जाएगा प्लस एफ। यानी आपको ये सब कुछ भी पता नहीं है तो आप सिंपल समझ लीजिए कि ई उत्तल लेंस में केवल यू माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होता है। उत्तल लेंस में यू केवल माइनस में होगा, एफ और भी जो होगा वो हमेशा प्लस में होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा माइनस आई प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यू भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू एफ, बराबर भी में एफ से करेंगे तो हो जाएगा भी एफ। इसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर माइनस यू भी में भी यू भी एफ से भागा देंगे, यू एफ में भी यू भी एफ से भागा देंगे, भी बट्टा एफ में भी यू भी एफ से भागा देंगे। डायरेक्ट अलग अलग कर दिए, जैसे ए प्लस बी बट्टा सी है तो ए के भी बट्टा में सी आएगा, बी के भी बट्टा में सी आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, इतना बट्टा भी करते यू भी एफ है, इतना बट्टा करते यू भी एफ, तो डायरेक्ट लिख दिया इतना के बट्टा में यू भी एफ, इतना के बट्टा में यू भी एफ, और इतना के बट्टा में यू भी एफ। तो यहाँ से बचे यू से यू कैंसिल और भी से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी एफ एफ, तो यहाँ पे बचेगा माइनस वन बटा एफ बराबर प्लस वन बटा भी बराबर वन बटा यू। तो अब बच्चे क्या करना है, ये माइनस में है, एल एच एस से माइनस में है तो आर एच एस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये माइनस में है आर एच एस में जाएगा तो प्लस में एल एच एस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन बटा एफ बराबर वन बटा भी माइनस वन बटा यू। यही हमें बच्चे क्या करना था, प्रूव्ड करना था। आप लोग देखेंगे इसको, अगर कहीं दिक्कत होगा तो एक बार दो बार देखिए,
और आप लोग बताइए कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। आप फिर से अगर दिक्कत होगा तो फिर से बताएंगे। तो ठीक है बच्चे, आज हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू।